नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। पिछले वीडियो में हमने निराला भाई पाठ का पहला भाग देखा है। आज हम निराला भाई पाठ का दूसरा भाग देखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। इस विभाग में हमने गद्यांश 2 लिया है। यह पृष्ठ क्रमांक 6 पर है। इस गद्यांश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व का अगला गुण उनकी उदारता और दानशील प्रवृत्ति हम देखने वाले हैं। एक ध्यान में रखना, विभाग 1 में गद्यांश हमें पूछे जाते हैं। उसकी शब्द मर्यादा 180 से 200 शब्द होती हैं, परंतु यहाँ हमें पाठ के अध्ययन की सुविधा के लिए उस पूरा प्रसंग लेना पड़ता है, इसलिए शब्द संख्या बढ़ सकती है या कम हो सकती है। यह बढ़ गई है क्योंकि उनकी उदारता की प्रवृत्ति के 2 उदाहरण आ गए हैं, वह हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ हम अध्ययन और विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले इस गद्यांश का आशय मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ। इस गद्यांश में निराला जी की उदारता की प्रवृत्ति, उनके अत्यधिक उदारता पर लेखिका की आलोचना और लेखिका उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का असफल प्रयास करती है और उस असफल प्रयास पर लेखिका को हंसी भी आ जाती है, क्योंकि इस असाधारण व्यक्ति को व्यवस्था में बांधना इतना आसान नहीं है, ये लेखिका के ध्यान में आ जाता है। एक बार निराला जी के पास कहीं से 300 रुपए आए थे। वे लेखिका के पास आ गए, उन्होंने वह 300 रुपए दिए और उन्हें कहा कि इसका बजट बना दो और आप जैसे आदेश देगी उसी तरह का मैं पैसे खर्च करूंगा। लेखिका मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे बजट के बारे में दूसरे कार्य करते हैं और मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर भी लेखिका कहती है, जिस तरह अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रतियोगिता में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तुझे कितने मिले, मुझे कितने अंक मिले, उसी तरह मुझे भी लगा मैं भी उदारता के बारे में और मेरे बजट के बारे में आगे पीछे करती हूँ। परंतु एक बार निराला भाई को व्यवस्थित अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, वो बजट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनके घर की सारी चीजें, उनके मकान का किराया, ये सारी लिस्ट वो बनाती हैं और वह उसे बताती हैं। वह भी वचन देते हैं कि आप जैसे बताएंगे वैसी। परंतु दूसरे ही दिन से उन्हें कोई जरूरतमंद मिल जाता है तो तुरंत वे लेखिका के पास आ जाते हैं, लेखिका से पैसे ले जाते हैं, उन्हें देते हैं। ऐसे 2-3 दिनों में ही उन्हें रखे हुए सारे पैसे समाप्त हो जाते हैं। तब लेखिका कहती है कि उनकी यह अत्यधिक उदारता कभी कभी मुझे भी परेशानी में डाल सकती है और उस दिन से लेखिका ने वो उनका बजट बनाने का दुस्साहस नहीं किया। यह हम इस परिचय में देखने वाले हैं। देखिए, लेखिका की चित्रात्मक भाषा। निराला जी लेखिका के घर में आ गए हैं, बातचीत हो रही है, ऐसा पढ़ते समय हमारे सामने वह दृश्य उपस्थित हो जाता है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। यहाँ इस परिच्छेद में आलोचना, बस इतना ही शब्द आ गए हैं। आलोचना मतलब टीका टिप्पणी, यहाँ अच्छे अर्थों में, यानी कि निराला जी के गुण दोषों का विवेचन करती हुई लेखिका कहती है कि अपने इस अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए और वह उन्हें व्यवस्थित रहने का वचन भी देते हैं। इतना ही इस परिच्छेद में आ गया है। अब देखिए आगे। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। ये लेखिका ने अपने बारे, मेरे ही 30 दिन बीतने के लिए मेरे बजट को चादर लंबी करना या पैर सिकोड़ना, यानी कि बजट लंबा होना या संकुचित होना, इसके लिए वे मुझे मजबूर नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में मुझे निराला जी का बजट करने का समय आ गया था।
ऐसे लेखिका यहाँ बताती हैं। इस परिच्छेद में कठिन शब्द देखिए, यहाँ दुष्कर, दुष्कर मतलब कठिन, मुश्किल हो जाना, यानी कि यह कार्य मेरे लिए कितना कठिन है, कितना दुष्कर है मतलब कितना कठिन है। चादर लंबी कर पाना मतलब सीमा से बाहर खर्च होना। पैर सिकोड़ना मतलब अपना बजट संकुचित करना। और बाध्य करना मतलब विवश करना, मजबूर करना। इतने कठिन शब्द हैं। और लेखिका कहती हैं कि बजट के बारे में मेरा जैसी स्थिति है वैसी ही है निराला जी की, परंतु उनकी ज्यादा बिगड़ गई है और वो ठीक करने का काम मुझ पर आ गया है। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। यहाँ परीक्षार्थी का उदाहरण दिया है। यह अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले विद्यार्थी भी आपस में कहते हैं तुझे शून्य मिला है, मुझे 10 अंक मिले, यानी कि मुझे तुझसे ज्यादा अंक मिले। उसी तरह दोनों भी उदार हैं, दोनों भी उदारता से पैसे बांटते हैं, परंतु महादेवी वर्मा पर थोड़ा सा नियंत्रण है, परंतु निराला जी बिना सोचे समझे ही पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हम दोनों भी उदारता में वैसे ही हैं, परंतु मुझ पर थोड़ा सा कंट्रोल है, वे कंट्रोलहीन हैं, मतलब नियंत्रण के बाहर हैं, ऐसे बताए हैं। यहाँ दो शब्द आ गए हैं, देखिए शब्द संपदा के लिए। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, प्रतियोगिता, यहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ता प्रत्यय लगे हुए 4 शब्द ढूंढ कर लिखिए। ऐसा तुम्हें शब्द संपदा में यह कृति पूछे जा सकते हैं। अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ऐसा विलोमार्थी सरल न देते हुए तुम्हें कहा जाएगा, उत्तीर्ण शब्द दिया जाएगा और उसका विलोमार्थी शब्द परिच्छेद में ढूंढ कर लिखिए। तो उत्तीर्ण को यहाँ अनुत्तीर्ण है, यह ध्यान में रखना। आगे देखिए। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे। 50 रुपए चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। 300 रुपए रखे हैं और दूसरे दिन आकर उन्हें 50 रुपए मांगते हैं। 50 रुपए दिए जाते हैं। उसी दिन संध्या के समय, संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि 60 रुपए फिर मांगते हैं, दे दिए जाते हैं। दूसरे दिन लखनऊ की किसी तांगे वाली की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा और उसी दिन दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ गया। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे अवढ़र दानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। यहाँ तक हम आज देखने वाले हैं। ये बीच का लंबा परिच्छेद देखिए, इस पर एक आकलन कृति निकलती है। लेखिका के पास रखे 300 रुपए इस तरह समाप्त हो जाते हैं। पहले वो 300 रुपए देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप बजट बनाओ, आपके आदेश के अनुसार वो कार्य किया जाएगा। लेखिका खुश हो जाती है। नमक से लेकर नापित तक, यहाँ नापित का अर्थ है नाई, नाई मतलब बाल काटना, बाल काटने से तो चप्पल से लेकर मकान की किराए, मतलब पैर में चप्पल भी ठीक ढंग से वे पहनते नहीं थे, इसलिए चप्पल खरीदना था, उनके बाल काटने थे, घर की आवश्यक चीजें वहां खरीदनी थी और मकान का किराया भी देना था। ये सारी चीजों की लिस्ट लेखिका बनाती है और इन 300 रुपए में 30 दिन में ये पैसे खर्च करने वाले थे, परंतु निराला जी ठहरे उधार। दूसरे ही दिन आ जाते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि बताते हैं कि देखिए एक विद्यार्थी मेरे पास आ गए हैं, उसका परीक्षा शुल्क भरना है, अगर नहीं भरा तो वो परीक्षा को बैठ नहीं सकता, मुझे 50 रुपए दे दो। विद्यार्थी को 50 रुपए देते हैं। उसी दिन संध्या के समय आ जाते हैं, कहते हैं मेरे किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता है, उन्हें देने चाहिए। लेखिका से फिर 60 रुपए मांगते हैं, उस साहित्यिक मित्र को देते हैं। दूसरे दिन फिर आ जाते हैं और कहते हैं किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपए का मनी ऑर्डर करना है, उन्हें पैसे दे दो।
लेखिका से वे पैसे लेकर जाते हैं। फिर दोपहर आ जाते हैं और कहते हैं दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देना है। इस तरह वो 4 बार आ जाते हैं, कभी 50 रुपए, कभी 60 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी 100 रुपए मांगते मांगते तीसरे दिन उनके सारे पैसे समाप्त हो जाते हैं। तब लेखिका को लगता है कि जिस अर्थशास्त्र के ज्ञान पर मुझे गर्व था वो सारा का सारा असफल हो गया है और मैं व्यवस्थापक के नाते ये दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ गए हैं। और उसी दिन लेखिका निश्चय करती हैं कि निराला जैसे औढ़रदानी मतलब अत्यधिक उदारता से दान करने वाले व्यक्ति को रोक पाना मेरे लिए असंभव है। वे उनकी उदारता मुझे भी कभी कभी परेशान कर सकते, दम लेना मतलब क्या, परेशान कर सकती हैं। इसलिए लेखिका ने फिर कभी बजट बनाने का दुस्साहस मतलब अनुचित साहस कभी नहीं किया। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है। और इसमें आकलन कृति पूछी गई है। दूसरे ता प्रत्यय वाली परिच्छद में ता प्रत्यय वाले 4 शब्द आ गए हैं, वो ढूंढना है। जैसे कि पहले परिच्छद में उदारता आ गए हैं, तीसरे परिच्छद में प्रतियोगिता आ गया है, चौथे परिच्छद में आवश्यकता, व्यर्थता, ये ता प्रत्यय वाले शब्द आ गए हैं। इस पर हमें एक शब्द संपदा की कृति करनी है। दूसरी कृति हम विलोमार्थी शब्द, परंतु थोड़ा सा काठिन्य स्तर मैंने लिया है निम्नलिखित शब्दों के लिए। गद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द, मैंने जो शब्द दिए हैं उसके उत्तर यहाँ गद्यांश में है। जैसे सफल, असफल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, साहस, दुस्साहस, इस तरह के ये शब्द पूछे जाने वाले हैं। पर्यायवाची के लिए कठिन शब्द हैं, उसके पर्याय जैसे दुष्कर शब्द हैं, उसके लिए कठिन या मुश्किल इस तरह पूछा जा सकता है। अब मैं यह नहीं दे दूंगी कि बहुवचन कीजिए, वचन पहचानने के लिए पूछा जा सकता है, परंतु ये हो गए हैं लिंग पहचानिए, वचन पहचानिए, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, कठिन शब्द के अर्थ हो गए। थोड़ा से शब्द संपदा में प्रकार बदल दिया है, परंतु इन पूरे गद्यांश में हमने उदारता के बारे में विचार, यानी निराला जी के उदारता और दानशील जो उनके गुण हैं इसके बारे में उनके एक उदाहरण से हमने यहाँ उनका एक व्यक्तित्व का गुण देखा है। अब इस पर कृति निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये विभाग 1 में कृति 1 में यह पूछा जा सकता है। 6 अंक के लिए है। इसमें आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति 2-2 अंक के लिए पूछे जाने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, क्योंकि एक एक परिच्छेद में जितने निकलते हैं उतने में ले रही हूँ। इस गद्यांश में आकलन कृति के लिए एक ही आकलन कृति निकलती है। देखिए वो तुम्हारे स्वाध्याय में भी दिए हैं। लेखिका के पास रखे 300 रुपए इस प्रकार समाप्त हो गए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरने के लिए दिए, साहित्यिक मित्र को दिए, किसी तांगे वाली की माँ के मनी ऑर्डर के लिए दिए, किसी दिवंगत मित्र की भतीजे के विवाह के लिए दिए। यानी किन किन कारणों के लिए पैसे समाप्त हुए यह मैंने यहाँ दिए हैं। यहाँ आपके मन में इस तरह की शंका आ जाती है कि विद्यार्थी को 50 रुपए दिए, साहित्यिक मित्र को 60 रुपए दिए, मनी ऑर्डर के लिए 40 रुपए दिए और शादी के लिए 100 रुपए दिए, मतलब ये हिसाब हो गया 250 रुपयों का। और 50 रुपए कहाँ गए, इस तरह का विचार आ सकता है। इसलिए यहाँ पैसे मैंने नहीं दिए हैं। कम अधिक हो सकते हैं, या जो बचे हुए पैसे हैं 50 रुपए, या उनके मकान का किराया देने के लिए, या घर की चीजें भरने के लिए, या उनके चप्पल या नाई से बाल कटवाने के लिए खर्च हुए होंगे। परंतु यहाँ उत्तर में हमें 4 घटक में उत्तर देना है। किन किन लोगों को उदारता के रूप से उन्होंने पैसे दिए हैं, ये इसका जवाब है। 2 अंक के लिए 4 घटक यहाँ लिखने हैं। अब शब्द संपदा, गद्यांश में आए ता प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। अगर आसान कृति पूछे तो ता प्रत्यय वाले शब्द लिखिए, ऐसा आ जाता है। तो उस समय आप कोई भी ता प्रत्यय वाले शब्द लिख सकते हो, सुंदरता, कोमलता, उदारता, व्यस्तता, इस तरह। परंतु यह थोड़ा सा काठिन्य स्तर आ गया है। गद्यांश में आए ता प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी गद्यांश में कौन कौन से ता प्रत्यय वाले आए हैं ये ढूंढना पड़ेगा। इसलिए परिच्छेद सूक्ष्मता से आपको पढ़ना होगा। इसमें 4 शब्द आ गए हैं ता प्रत्यय वाले: प्रतियोगिता, उदारता, आवश्यकता,
व्यर्थता। इन सभी शब्दों के अंत में ता प्रत्यय लगा हुआ है। 2 अंक के लिए इस तरह की शब्दकृति पूछे जा सकते हैं। और एक आकलन शब्द संपदा के लिए पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुष्कर, कठिन, मुश्किल। बाध्य, मजबूर, विवश। गर्व, अहंभाव, घमंड। सिकोड़ना, समेटना, बटोरना। इस तरह पर्यायवाची के लिए 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। अथवा निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। सफल, सफल के लिए विलोमार्थी शब्द तुम्हारे गद्यांश में आया हुआ लिखना है असफल। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। साहस, दुस्साहस। विस्मरण, स्मरण। ये पद्यांश में ढूंढकर, मैं बार बार बता रही हूँ, पद्यांश में ढूंढकर ता प्रत्यय वाले शब्द, पद्यांश में ढूंढकर विलोमार्थी शब्द, इसके लिए बार बार आपको परिच्छेद पढ़ना होगा। इसलिए पढ़ते समय ही परिच्छेद ध्यान से पढ़ना और उत्तर ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ना। अब अभिव्यक्ति। यहाँ पूरे गद्यांश में निराला जी के उदारता के बारे में बताया है। इसलिए निराला जी के उदारता के बारे में या उदारता का उनका गुण सुनकर, देखकर आपके मन में उदारता के बारे में क्या विचार आ गए हैं यह आपको लिखना है। हर एक के विचार अलग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ उदारता गुण के बारे में आपके विचार लिखिए। इस तरह अभिव्यक्ति या स्वमत के लिए पूछा जा सकता है। उदारता के बारे में पूछा जाता है तो उदारता मतलब क्या, उसके लिए 2 उदाहरण देकर 40 से 50 शब्दों में आपको आपका मत लिखना है। देखिए, उदारता मनुष्य का महान गुण है। उदार मनुष्य दूसरे के दुख से दुखी होता है। उसे अपने सुख दुख की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी दूसरे के सुख दुख की रहती है। 70 साल पहले हमारे समाज में निराला जैसे असाधारण लोग थे जो स्वयं गरीबी में रहकर जरूरतमंद लोगों को उदारता से मदद करते थे। आज के जमाने में रतन टाटा जैसे उदार उद्योगपति हैं जो कोरोना के संकट के समय में मुंबई के कोविड योद्धाओं को अपने ताज होटल से भोजन खिला रहे हैं। उन्होंने हमारी सरकार को देश के कोरोना पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 500 करोड़ रुपए उदारता से दिए हैं। 40 से 50 शब्दों में लिखना है और मैं 2 उदाहरण से मैंने यहाँ स्पष्ट किए हैं। उस समय के गरीब निराला भी दान करते थे या उदारता से लोगों को मदद करते थे, और आज के गरीब नहीं है रतन टाटा, फिर भी वे उदारता से दान करते हैं। यानी हमारे मन में उदारता का गुण हो तो हम गरीब हैं या अमीर हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, दान करने की प्रवृत्ति हमारी महत्वपूर्ण है, यह हमारे मन का विचार है। यह मैंने आपको उदाहरण के तौर पर ये 4-5 वाक्य दिए हैं। उदारता के बारे में आपके और भी विचार हो सकते हैं, अलग विचार हो सकते हैं, वह लिख सकते हो। यानी उदारता होनी चाहिए, परंतु हमारी आमदनी देखकर उदारता से लोगों को पैसा देना चाहिए, नहीं तो निराला जैसी परेशानियां हमें भी उठानी पड़ सकती है, यह भी आप लिख सकते हो। यहाँ रतन टाटा का उदाहरण मैंने दिया है, आप अन्य उद्योगपति का उदाहरण दे सकते हो, समाज सेवक का उदाहरण दे सकते हो, दान करने वाले लोगों का उदाहरण दे सकते हो। यहाँ कहने का मतलब है उदारता के बारे में आपके मन में जितने विचार आ जाते हैं यह यहाँ उदाहरणों से स्पष्ट करना है। और यहाँ अभिव्यक्ति की यह कृति समाप्त हो जाती है। यहाँ दूसरा गद्यांश कृति सहित समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला गद्यांश देखेंगे। धन्यवाद।